1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया। ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये ज़ाग्रोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है, खासकर जहां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर आपस में मिलती हैं। ये मार्शलैंड्स यानी दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। नॉर्थ का रुख किया जाए जहां कैस्पियन सी या अजरबैजान है, वहां अल्बोर्ज माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लिपटी हुई है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए भी इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से ईरान पर कब्जा करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्ते कावीर और दश्ते लोत। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। पर यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जहाँ ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बने हैं। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ये तो रहा ईरान की जियोग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है, जबकि निचले हिस्से को 7 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं: इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जिसके नॉर्थ में सिर्फ ईरान की कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा। हॉर्मुज पर ईरान की साइड पे एक वी शेप बनता है, जिसकी वजह से 3 साइड से ईरान इस हिस्से को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। और निचला हिस्सा जो ओमान के पास है, वो एक तो पॉइंटेड है, दूसरा वहाँ तंग पहाड़ी रास्ते हैं, और ये हॉर्मुज पर सिर्फ 50 किलोमीटर तक निकला हुआ है। इस पॉइंट पे ईरान के लिए हमेशा से हॉर्मुज को बंद करना काफी आसान रहा है, और अब आखिरकार उन्होंने ये ऑप्शन यूएस इजराइल के हमलों के बाद इस्तेमाल भी कर डाला। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार उसकी आर्मी नहीं, उसका साइज है। ये मुल्क छोटा टारगेट नहीं जिसे चंद हफ्तों में कैप्चर कर लिया जाए। ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई एक स्ट्रेटेजिक भूल भुलैया है। अगर कोई फौज सरहद पार भी कर ले तो उसे फौरन जीत मिलना नामुमकिन है। उन्हें सदियों पुराने पहाड़ी रास्तों, रेगिस्तानी प्लेटोज और गहराई में मौजूद शहरों तक पहुंचना होता है। इसके अलावा तेहरान, इस्फहान या मशहद जैसे शहर बॉर्डर पर नहीं बल्कि अंदर की तरफ महफूज हैं, जहां तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन थक चुका होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान की जमीन खुद एक खामोश मुहाफिज की तरह है, जो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है।